दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1489 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान युद्ध का आज 24वां दिन है। दोनों के साथ अन्य जगहों में भी, जैसे कि सूडान में, युद्ध बंदी होता हुआ नजर कहीं भी नहीं आ रहा है। रूस यूक्रेन के बारे में बात करें तो दक्षिण में यानी जापोरिजिया और सटे हुए निप्रोपेट्रोव क्षेत्र में स्थिति यथावत है। पूर्व में पुक्रोवस से लेते हुए कॉन्स्टांटिनिवका, क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क की तरफ रूसी सैनिक चासिव यार से पश्चिम की तरफ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सिविर्क से भी स्थिति यही है। यूक्रेन का एक छोटा सा काउंटर अटैक चासिव यार की तरफ सफल था, इसके बाद से वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। यूक्रेन के सूत्रों से ऐसा लगता है कि रूसी सेना 1 अप्रैल से जबरदस्त धावा बोलने वाली है। हर क्षेत्रों में यह समर की शुरुआती का दौर होगा और इसके लिए उन्होंने भारी संख्या में मोबिलाइजेशन भी किया है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से जारी है। 150 से अधिक ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ मिसाइल के भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आते हैं ईरान युद्ध में। इराक में स्थितियां बदल रही हैं, बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। नेटो और अमेरिकी सेना ने इराकी रेसिस्टेंस से 24 घंटे का वक्त मांगा था ताकि वहां से वे अपनी सेना हटा सकें। ऐसा लगता है 5 दिन दिया इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस ने और 5 दिन और भी बढ़ा सकते हैं, ज़रूरत है, कई शर्तों के साथ। बगदाद में विक्टर बेस पर लगातार आक्रमण होने के बाद से अमेरिका ने निर्णय लिया है कि वहां से सैनिक उनके जोर्डान की तरफ जाएंगे और उन्होंने शुरुआत कर दी है। यह स्थिति सीरिया में भी है। वहां के लोकल सरकार को वह अपना बेस हैंड ओवर कर रहे हैं। केवल संभवतः उनका एयर बेस रहेगा अभी इराकी कुर्दिस्तान में। पीएमएफ का यह भी कहना है कि इराक की नई सरकार होगी, उसी के सहमति से होगी और यह इराक के भूतपूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, मिलिट्री और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उनका संबंध जो अब स्पष्ट है कि अमेरिका और मोसाद से रहा है, कुछ न कुछ तो जॉर्डन और यूएई से भी रहा है। इस बीच में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वह क्रेट आइलैंड पहुंच गया है। डैमेज का असेसमेंट होगा और जिसमें बनाने में वह काफ़ी वक्त लग सकता है, तकरीबन 1 साल भी लग सकता है। ईरान का पूरी तरह से आक्रमण जारी है अमेरिकी ठिकानों पर, अन्य जगहों में, इजराइल में, जबकि ईरान के अंदर भी अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण किए हैं, इस्फहान, तेहरान और अन्य क्षेत्रों में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति वही है, यानी वह बंद है अमेरिकी इजरायली संबंधित जहाज़ों के लिए। हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार आक्रमण जारी है। 15 मिलिट्री ऑपरेशंस रॉकेट के साथ उन्होंने पूरा किया है 22 मार्च को, और इसके साथ साथ ड्रोन का भी आक्रमण लगातार कर रहे हैं हर 15 मिनट के गैप पर, खासकर उत्तरी इजराइल में। लेबनीज आर्मी ने वैसे अल कासमिया से हटा लिए हैं, यानी उनकी तरफ से किसी भी प्रतिरोध की कोशिश नहीं की जा रही है इजरायली आर्मी के खिलाफ। हाँ, जहाँ जहाँ भी हिजबुल्लाह है उसकी पूरी ताकत लगा के गिरिल्ला तरीके से भी उसने इजराइल के आर्मी को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक दिया है। इजराइल को काफ़ी क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इजराइल के अंदर उसके कई ठिकानों पर लगातार बमबारी के कारण भारी क्षति हो रहा है। मैन एंड मटेरियल का, उसका आयरन डोम, एरो 3 एयर डिफेंस और जो भी है वह खास काम में नहीं आ रहा है। स्पेशली डिमोना, वहाँ पे 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं, इसके बावजूद कि वह उसका न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पे। आज वैसे ट्रंप के द्वारा दिया हुआ डेडलाइन ईरान के खिलाफ कि यदि हार्मुज स्ट्रेट को नहीं छोड़ता है, खाली करता है, तो उसके एनर्जी सेक्टर पर आक्रमण किया जाएगा। अंतिम दिन है, देखते हैं
अमेरिका क्या करता है, वैसे ईरान ने धमकी दी कि ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के हर एनर्जी सेक्टर को वह नेस्ता नाबूद कर देगा। ऐसे एक आश्चर्य का विषय है कि इतने आक्रमण के बाद भी, जैसा अराद में दूसरी बार किया गया और कहा गया कि 115 घायल हुए हैं, मरने वालों की संख्या या इजरायली आर्म फोर्सेस में मरने वालों की संख्या बहुत कम है, जबकि यह भारी संख्या में है ईरान और हिजबुल्लाह में, माफ़ कीजिएगा लेबनान में। आज के लिए संक्षिप्त में विवरण इतना ही है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।